आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 22 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया होगे। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूँ। पार्ट 1 आ चुका है। ये आपका 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में ये आपका पार्ट 2 है। ओके, तो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे 2 अंकीय वाले। इसकी मैं आपको 3 अंकीय फिर 4 अंकीय क्वेश्चन बता दूंगा। वस्तुनिष्ठ भी साथ की लेकर चलूंगा। ओके, और आपका मानचित्र वाला सेक्शन भी आपकी कवर करा दूंगा। तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रख करें। किस्मत की आजमाइश तो क्या है, जुए में भी होती है। देख लेते हैं सिलेक्टेड 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी है? भू आकृतिक विज्ञान और आपका जैव भूगोल। वीडियो देखते ही देखते याद करते जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल 1-2 शब्द के रहने वाले हैं, तो याद करते जाइए। नेक्स्ट हमारा मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल की 2 शाखाएं आपकी आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। ओके, सिंपल और इसी बार से क्वेश्चन आते हैं अक्सर। ओके, प्रीवियस ईयर इसी बार से क्वेश्चन आए, अच्छे से तैयार करते जाइएगा। वीडियो देखते देखते पढ़ते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओस क्या है? तो जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे हम क्या ओस के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरियोलिस बल। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ओके, तो हो जाती हैं, इसे क्या है, कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर क्या है, मुड़ जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अनुवांशिक जैव विविधता किसे कहते हैं? तो अनुवांशिक जैव विविधता का अर्थ है एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन से होता है। ओके, से है इसके कारण जो जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियों का विकास होता है तथा वे स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कृषि जैव विविधता क्या है? तो कृषि जैव विविधता एक व्यापार शब्द है जिसमें अनुवांशिक प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विविधता और परिवर्तनशीलता शामिल है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जिनसे प्रमाणित मध्यांत रेखा गुजरती है। प्रमाणिक मध्यांत रेखा किन 2 राज्यों से गुजरती है वो आपको बताने हैं। तो आपको 2 राज्य के नाम बताने हैं। तो पहला आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिनसे क्या है प्रमाणित मध्यांत रेखा गुजरती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका और मालदीव है, जो कि क्या है द्वीपीय देश है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों? चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह केरल तट से 280 किलोमीटर तट से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। केरल तट मालाबार तट का ही भाग है, अतः मालाबार तट से इसकी दूरी सबसे कम 280 किलोमीटर है। इसलिए मालाबार तट के मैदानी भाग से होकर वह लक्षद्वीप कम समय में पहुंच जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्वी घाट की 2 विशेषताएं लिखी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके, पूर्वी घाट की 2 विशेषताएं तो देख लेते हैं। पूर्वी घाट की विशेषता पहला है यह घाट उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। दूसरा है इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अपकेंद्रीय अववाय प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अपकेंद्रीय अववाय प्रतिरूप कहते हैं। मतलब जो नदियां हैं वो किससे आपके पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में अगर बह जा रही हैं तो आपका अपकेंद्रीय अववाय प्रतिरूप कहेंगे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सिंधु नदी का स्रोत तथा उसकी सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु नदी कैलाश पर्वत के सिगमी बाबा झरने से निकलती है। यह झरना लद्दाख की श्रेणी के उत्तरी भाग में है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज। ओके, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जी आपकी है आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपसे क्या है एक वस्तु से पूछे जा सकते, मतलब एक वाक्य में भी आ सकते हैं, तो तैयार करते जाइए फैक्ट वाले के क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा मानसूनी वनों में अंतर। कोई 2 अंतर आपको बताना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस पेपर में यही क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय मानसून वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होता है, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके वृक्षों की ऊंचाई 50 मीटर से भी अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में क्या होता है कि यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके वृक्षों की ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक होती है।
फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होता है कि इसमें किसी विशेष मौसम में पतझड़ नहीं होता है। इन वनों में वृक्ष अधिक सघन होते हैं। जबकि मानसून वन में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि मतलब ग्रीष्म ऋतु गर्मियों में क्या हो जाता है, पतझड़ स्टार्ट हो जाता है। वह वर्षा ऋतु में कोपले निकल आती हैं। ये वन अधिक सघन नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए साल, सागौन, चंदन, शीशम, महुआ, ये सब आपके मानसूनी वन होंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन होंगे। तो ये हो जाता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में अंतर होंगे। आगे दोस्तों हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है, पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर 800 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक वायु फैली हुई है। पृथ्वी के आसपास वायु के इस आवरण को क्या है, वायुमंडल कहते हैं। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है? कोई दो आपको अंतर बताना, ये भी महत्वपूर्ण है, वन क्षेत्र और वन आवरण में अंतर। चलिए देख लेते हैं। ओके दोस्तों, देख लेते हैं वन क्षेत्र और वन आवरण में अंतर। तो वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है जहां वृक्ष हो या ना हो। लेकिन वन आवरण क्या है? वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूप में क्या है, वनों से ढका होता है। नाम है वन आवरण, मतलब क्या है, जो वास्तव में क्या है, आवरण हो, मतलब जिसमें क्या है, वनस्पतियां या पौधे, जिसमें पेड़ पौधे का आवरण हो गए। वन क्षेत्र में जरूरी नहीं कि वृक्ष है कि नहीं होगे। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित होता है, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और क्या है, उपग्रहों के से प्राप्त चित्रों से की जाती है। मतलब वन आवरण कहाँ किसे कहते हैं? जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, सघन मात्रा में हो, वो आपका वन आवरण। और वन क्षेत्र तो क्या है, राजस्व, जो वन क्षेत्र राजस्व वाले होते हैं, ये क्या है, डिसाइड करते होंगे। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भूगोल के दो महत्व लिखिए। भूगोल के क्या क्या महत्व तो देख लेते हैं। पहला है, भूगोल संसाधनों का अध्ययन कर हमें उसके नियोजित ढंग से उपयोग करने के लिए दिशा बोध कराता है। दूसरा है, भूगोल से प्रादेशिक अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। प्रादेशिक अध्ययन हमारे लिए क्षेत्र विशेष की समस्याओं को समझने और उनको क्या है, दूर करने में सहायक होता है। तो हमारी ये है भूगोल के महत्व के, मतलब या फिर इस बार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम भूगोल विषय क्यों पढ़ते हैं, तो भी आप ये लिख सकते हो। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं? देख लेते हैं। विश्व के विभिन्न भूभागों की जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व तथा जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, चक्रवात किसे कहते हैं? तो जब कोई वायु राशि किसी न्यून वायु दाब क्षेत्र की ओर चक्राकार रूप से तीव्र गति से प्रवाहित होती है, तब उसे हम क्या है, चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण से क्या आशय है? तो जैव विविधता संरक्षण से आशय है जैविक संसाधनों के प्रबंध से है, जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। क्योंकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास का स्तंभ है, इसलिए इसका क्या है, संरक्षण अति आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के जियोग्राफी भूगोल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही मैपिंग सेक्शन, वस्तुनिष्ठ आपको मिल जाएगा। मतलब पीडीएफ रूप में रहेगा, तो कम समय आपका है कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90394549 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस आपकी 99 रुपये, 50% ऑफ चला, तो केवल 49 रुपये में आपको क्या है, कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा होगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण के कोई 2 सुझाव लिखिए। तो देख लेते हैं सुझाव। पहला है हमारा, लुप्त प्राय जानवरों की प्रजाति का संरक्षण किया जाए तथा उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए जाए। दूसरा, प्रत्येक देश में वन प्राणियों के आवास की पहचान करें तथा उनकी यह सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है और कोई 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। वैसे तो मैं कहूँगा आपको 8 के 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। ट्रिक होती है, कई सारी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी शॉर्ट वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा कि कर्क रेखा किन 8 राज्यों से गुजरती है, उनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका दोस्तों आपको आंसर लिखना है, भारत के सिक्किम प्रदेश मतलब राज्य की सीमा क्या है, 3 देश नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो भाई आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन होंगे और आपसे क्या है, एक वाक्य नहीं पूछे जा सकते, तो सिंपल याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वृक्षाकार अपवाय प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो जब अपवाय की आकृति वृक्ष के समान हो जाती है, अपवाय के प्रतिरूप को क्या है, वृक्षाकार
अपवाय प्रतिरूप कहते हैं। सिंपल है, अपवाय की जो आकृति है वृक्षाकार हो जाए तो हम उस अपवाय को क्या है, वृक्षाकार अपवाय प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिकेंद्रीय अपवाय प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीय भागों में बहने वाली नदियां अपकेंद्रीय अपवाय प्रतिरूप बनाती हैं। अपकेंद्रीय अपवाय प्रतिरूप में नदियों चारों ओर से बहकर किसी गर्त या झील में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? याद रखिए, यमुना, चंबल, रामगंगा, गोमती, महानंदा, सोन, घाघरा, गंडक एवं कोसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं बनते, डेल्टा क्यों नहीं है लिखिए। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ डेल्टा क्यों नहीं है। तो आंसर आपको बताना है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों में बहने वाली नदियों का ढाल काफी तीव्र है, इसलिए ये नदियां अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती हैं। अतः ये नदियां डेल्टा न बनाकर ज्वार नद मुख बनाती हैं, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी क्या डेल्टा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक देख लेते हैं। तो पहला हमारा दोस्तों हिमालय की स्थिति, दूसरा हमारा उच्चावचन और तापमान। तो हिमालय की स्थिति किस प्रकार से क्या जलवायु को प्रभावित करती है देख लेते हैं। तो हिमालय पर्वत भारत की जलवायु के नियंत्रक माने जाते हैं। यह दक्षिण से आने वाली भाप भरी हवाओं को रोककर वर्षा कराता है और उत्तरी ध्रुव एवं मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को शीत प्रदेश से बनने से बचाता है। इस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा हमारा है उच्चावच और तापमान। उच्चावचन एवं तापमान जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। जैसे महाबलेश्वर मानसून पवनों के सामने पड़ता है, वहाँ 325 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन पूना में 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि पूना में क्या वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित हो गए। ये आपका दिया हुआ है आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के कोई दो कारण लिखिए। आपने लगातार देखते होंगे कि जो वन्य प्राणियों की संख्या कम होती जा रही है, तो इससे क्या कारण है तो देख लेते हैं। पहला कारण है ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी आदि आपदाओं के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य ने आवास कृषि उद्योगों हेतु वन भूमि को क्या है उपयोग किया जिससे क्या है जीवों की आवास में क्या है संकट उत्पन्न हो रहा है। तो ये आपके दिए हैं वन्य प्राणियों की संख्या में कम होने के कारणों के। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में क्या है टॉप 28 क्वेश्चन बताए हैं। इससे पहले भी पार्ट 1 आ चुका है, उसे भी देख लीजिएगा। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 जियोग्राफी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चलो उसका वीडियो कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।